भुवनेश्वर में सबुठ हाई राइज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एवं मोस्ट वैल्यूएबल कमर्शियल प्रॉपर्टी आउ एबे टार्गेट रे भुवनेश्वर से बनाइबे फास्ट ऑफ इट्स काइंड मॉल एवं यह सह आनिबे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट रे सबुठ बड़ मेगा प्रोजेक्ट। आज मेक इन ओडिशा रे आम सह अछंती एमिति जण युवा उद्योगी जे कि निजर एबिलिटी एवं निजर एम्बिशियस प्रोजेक्ट बल रे निज ग्रुप पई तयारी करि परिछंती एक स्वतंत्र ब्रांड वैल्यू। आसंतु भेटिबा उत्कल बिल्डर्स रो मैनेजिंग डायरेक्टर शरद बेद को। शरद बेद आज दिन में राज्य रियलिटी सेक्टर रो जने लीडिंग फिगर यंग डायनामिक बिजनेस लीडर। शरद हेउचंती भुवनेश्वर बेस्ड प्रेस्टिजियस रियल एस्टेट कंपनी उत्कल बिल्डर्स रो मैनेजिंग डायरेक्टर। एहा सह तांकर अन्य एक परिचय हेउछि से हेउचंती उत्कल बिल्डर्स रो चेयरमैन भंवरलाल बेद को पुओ। ऑस्ट्रेलिया बॉन्ड यूनिवर्सिटी रु आईटीओ फाइनेंस रे एमबीए किछि दिन विदेश रे टीचिंग प्रोफेशन रे निजकु एंगेज रखिबा परे इंडिया फेरंती शरद कोलकाता बेस्ड फैमिली एडिबल ऑयल बिजनेस रे जॉइन करंती। तेबे एम्बिशियस शरद आकर्षित हुंती से समय रे बूमिंग स्टेज रे थिबा रियल एस्टेट सेक्टर प्रति। 2006 रे शरद भुवनेश्वर फेरंती जॉइन करंती फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस उत्कल बिल्डर्स रे। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट प्लानिंग कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और प्रोजेक्ट मार्केटिंग रे जबरदस्त दखल रखुतिबा शरद बिजनेस को दियंती नुआ डायमेंशन। प्रीमियम सेगमेंट हाउसिंग रे उत्कल रॉयल रेसिडेंसी उत्कल विला उत्कल वाटिका हाई राइज रेसिडेंशियल टावर उत्कल हाइट सह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सेगमेंट रे उत्कल सिग्नेचर परी प्रॉपर्टी डेवलप रे रुहे शरद कर लीड रोल। एहा सह शरद का 10 वर्षर कैरियर मध्य रे प्राय 2000 फैमिली को लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टी हैंडओवर रो क्रेडिट जाए उत्कल बिल्डर्स को। हाउसिंग रे निजर लीडरशिप जाहिर करिबा परे शरद एबे तांकर एक्सीलेंस प्रूव करिबा को जाउछंती कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिजनेस रे। भुवनेश्वर आगु उत्कल बिल्डर्स आणुची फर्स्ट टाइम फास्ट ऑफ इट्स काइंड शॉपिंग मॉल उत्कल कनिका गैलेरिया। एहा सह जाजपुर रोड रे आसुची उत्कल सेंटर पॉइंट। प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट रे कंपनी रो स्वतंत्र बेंचमार्क बनाइबा परे एबे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट रे शरद आणुछंती तांकर मेगा प्रोजेक्ट। शरद का एम्बिशन रियल एस्टेट सेक्टर रे उत्कल बिल्डर्स को बनाइबा मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड ड्रीम प्रीमियम हेउ कि अफोर्डेबल फुलफिल करिबे हाउसिंग फॉर ऑल ड्रीम। शरद वेलकम टू मेक इन ओडिशा। थैंक यू। जैसे हम आपका प्रोफाइल देखते हैं कि आप एमबीए किए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे कुछ दिन रहे और टीचिंग प्रोफेशन में खुद को एंगेज किए। क्या करना चाहते थे इनिशियल डेज में? नहीं, जब एमबीए कर रहा था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो जनरली आपको आपकी लाइफस्टाइल और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। तो मैं यूनिवर्सिटी में प्राइवेट ट्यूटोरियल्स देता था विच जो हमारे एक वीकली एक्सपेंसेस जो होते हैं कुछ कवर हो जाते थे, तो वो इट वाज जस्ट पार्ट टाइम जॉब। देन यू हैव शिफ्टेड टू कोलकाता। या कोलकाता आ गए आप, और जो आपका जो ये एडिबल ऑयल का बिजनेस था आपके फैमिली बिजनेस, उस पर कुछ दिन कंसंट्रेट किए, काम किए। देन यू शिफ्टेड टू भुवनेश्वर और रियल एस्टेट बिजनेस जो आपका फैमिली बिजनेस है, राइट, उसको आपने देखा आके और वहाँ पे काम करने लगे। ये जो शिफ्टिंग है पूरा एडिबल ऑयल से आए और रियल एस्टेट इट्स ए डेस्टिनी फॉर यू, और आपका कुछ इंटरेस्ट था कि इस सेक्टर में काम किया जाए? क्या नहीं, मैं कहूँगा ये एक अपॉर्चुनिटी थी। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस एडिबल ऑयल बिजनेस में कुछ दिन था, तो वो भी ग्रो कर रहा था। वी वर एक्सपोर्टिंग टू लॉट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स। बट फिर मुझे लगा कि रियल एस्टेट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। समझ में आया कि यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, तो इसलिए मैं भुवनेश्वर आ गया। कौन सा प्रोजेक्ट आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था और सबसे चैलेंजिंग कौन सा था? सबसे पहला प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने जब पैंटलून्स बिल्डिंग बनाई थी आज से करीब 9-10 ईयर्स बैक, तो सैंक्शन कराने के बाद मैं अपेरेंटली मैं बॉम्बे गया हुआ था कोई रिटेल कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ मिस्टर किशोर बियानी से मिला जो फ्यूचर ग्रुप के ओनर है, पैंटलून्स के ओनर थे उस वक्त। तो जब उनको दिखाया तो उनको जनपद में जगह चाहिए थी, तो वो बोले कि ये जगह हमारी हो गई, आप हमारे लिए बिल्ड टू सूट बना दें। अच्छा। सो फिर वो उनके पूरी प्लानिंग के हिसाब से और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बिल्ड टू सूट डेवलपमेंट किया और उनको फिर हमने रेंट पे दे दिया। आज भी वो हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा। पैंटलून्स को रेंट, अब पैंटलून्स वैसे किशोर आदित्य बिरला ग्रुप में चला गया। ये लीज पे है पूरा? ये लीज पे है। और कौन सा सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है? क्योंकि 7-8 प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर है, हाइट्स है,
देखिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में और या कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है, बट जो अभी हम शॉपिंग सेंटर कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल कर रहे हैं, वो काफ़ी चैलेंजिंग है। उसके अंदर में नॉट ओनली प्रोजेक्ट को कंसीव करके फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस लेके उसको बनाना, उसके अंदर में जो डेवलपमेंट है, जितनी सर्विसेज है, सिर्फ एक सिविल स्ट्रक्चर के अलावा इतनी सारी सर्विसेज उसके अंदर में है, उसका सारा ऑटोमेशन के साथ इंटीग्रेशन होना। गैलरिया हाँ, गैलरिया हमारा जो गौतम नगर में बन रहा है, तो आई थिंक बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, शॉपिंग मॉल के अंदर में टोटल ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। एल&टी का सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है, तो उसके अंदर में सारी सर्विसेज, आप फायर फाइटिंग ले लीजिए, एयर कंडीशनिंग ले लीजिए, ऑल लाइटिंग्स ले लीजिए, ये सारी सर्विसेज ऑटोमेटेड होती है, कंट्रोल रहती है। अच्छा। तो अदरवाइज क्या है, कंडीशनिंग लॉस होगा भाई, कई टाइम ऐसा होता है सॉफ्टवेयर, हाँ, एक सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। जैसे कोई टाइम रात को आपके कोई रेस्टोरेंट 11 बजे तक खुले हैं, मॉल बंद हो गया है, तो उस एरिया में, क्योंकि सेंट्रलाइज चिलर प्लांट होता है, तो उस एरिया में एयर कंडीशनिंग एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, बाकी एरिया में बंद हो जाएगा। एस्केलेटर्स अपने आप बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटेड रहते हैं, जैसे ही वो सेंसर देखेंगे वो अपने आप चलने लगते हैं। टाइमिंग रहती है लाइटिंग्स की, कौन सी लाइट दिन में किस वक्त कितनी लाइटिंग होनी चाहिए, इवनिंग में जब अंधेरा हो जाए तो लाइटिंग बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये सारा एक सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। तो ये सारा इंटीग्रेशन, कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी सारी इंटीग्रेशन करनी, उनकी ड्राइंग्स के हिसाब से काम कराना बहुत चैलेंजिंग जॉब है। गैलरिया में अब कितना ब्रांड आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड? अभी हम लोग सब लीजिंग चालू किए हैं, अब एज ऑफ नाउ हम लोग शॉपर स्टॉप के साथ फाइनल किया है, सो वो आ रहे हैं, और भी कई ब्रांड्स आएंगे, आप देखेंगे। सो जैसे हमने उसकी जिस तरह से पोजिशनिंग की है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर में प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड जैसे लेकॉस्ट, एरोपोस्टल, कैल्विन क्लाइन, गैंड, नॉटिका, स्वरोस्की, सो ये कुछ हमारी पोजीशनिंग ऐसी है कि ग्राउंड फ्लोर में हम अच्छे इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड रखें। फर्स्ट फ्लोर वुड बी द मेन सेगमेंट एंड सेकंड फ्लोर वुड बी द लेडीज एंड किड्स, थर्ड इज ओनली फूड, एंटरटेनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तो बहुत सारे नेशनल प्लेयर आ रहे हैं, यूनिटेक है और दूसरे भी आ रहे हैं सब, अभी सफारी मॉल भी आ रहा है। इस तरह का जो कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, मल्टीप्लेक्स आ रहा है और मॉल्स भी आ रहे हैं, आपका यूएसपी क्या रहेगा? देखिए, गैलरिया के लिए मैं कहूंगा कि हमारी जो ब्रांड मिक्स है वो एक मॉल के सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको राइट सेट ऑफ ब्रांड्स, आपका फूड एंड एंटरटेनमेंट, सिनेमा, ये सारा एक राइट प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है फॉर इट टू बी सस्टेनेबल। तो आप देखोगे भुवनेश्वर में आज की डेट में एक भी प्रॉपर मॉल नहीं है। कहीं पे मल्टीप्लेक्स है तो प्रॉपर शॉपिंग नहीं है, कहीं पे शॉपिंग है तो सिनेमा नहीं है, एस्केलेटर्स नहीं है। सो ये अगर आप कैलकाटा जाओगे या दिल्ली बॉम्बे जाओगे तो आप देखोगे जिस तरह से मॉल्स डिजाइन होते हैं, इट्स नॉट अ सेलिंग मॉडल नहीं है, ये पूरा रेवेन्यू शेयरिंग या लीजिंग मॉडल में बनता है। और राइट ब्रांड मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी कोशिश है कि इसके अंदर में हम एकदम प्रॉपर ब्रांड मिक्स अच्छा रखें, और एक कंज्यूमर को जो वो आता है तो उसको हर तरह का जो एक कैलकाटा में शॉपिंग मॉल में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस हम यहाँ पे इसको दें। तो 28 साल पहले जब हमने निहारिका अपार्टमेंट बनाया था, तो वो पहला मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो बीडीए से सैंक्शन होकर हमने बनाया था। उस वक्त छोटे हाउसेज वगैरह हुआ करते थे, 7 तल्ला की बिल्डिंग पहली वो बनी थी। फिर हम जो ये मॉल बना रहे हैं, तो ये भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज की डेट में भुवनेश्वर में ऐसा शॉपिंग सेंटर नहीं है। जब ये बन के रेडी होगा तो इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड इन भुवनेश्वर। तो हमारा हमेशा से रहता है कि कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक ऐसा बनाएं कि जो कंज्यूमर्स हमें, सो हमारी पोजीशनिंग हमेशा से एक प्रीमियम और क्वालिटी डेवलपर के हिसाब से रही हुई है। अगर आप रियल इस्टेट सेगमेंट को देखें, आप मोर देन मतलब हो गया ऑलमोस्ट एक डिकेड आप हैं इस सेक्टर में, भुवनेश्वर में क्या ट्रेंड देख रहे हैं और ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट में क्या देख रहे हैं? देखिए, भुवनेश्वर इन द लास्ट 10 ईयर्स काफी ग्रो किया है। पहले बहुत डिफरेंट था, आज की डेट में आप देखोगे कि कितने डेवलपमेंट और कितना कुछ नया आ गया है। सो बीइंग द कैपिटल सिटी, और उड़ीसा के अंदर में इतना पोटेंशियल है, इतना मिनरल रिच है। अब कहते हैं कि कुछ सारे मेटल्स मिनरल्स है जिसमें उड़ीसा नंबर 1 में आता है। तो इस स्टेट में, इस सिटी का हमेशा से ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा। आज की डेट में इकोनॉमी ऑल ओवर द इंडिया हैज स्लो डाउन फॉर वेरियस फैक्टर्स, तो वो तो देखिए उसका हिट आएगा ही, वो तो सब जगह ही आया है। बट भुवनेश्वर में मेरे हिसाब से अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे। आपने प्रीमियम सेगमेंट में रियल एस्टेट में काम किया, हाउसिंग बनाए, उसके बाद MIG को आए, अभी जो सुनने में आया है आप अफोर्डेबल हाउसिंग में आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है डिमांड, कौन सा अनमेट डिमांड है जिसको आप मीट करना चाहते हैं?
सी अफोर्डेबल सेगमेंट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग LIG और EWS यूनिट के रेंज में आ रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है कि इससे पहले जो हम फ्लैट्स बनाते थे 50-55 लाख प्लस 1 करोड़, उस रेंज में, उसी रेंज में हमारी ऑफरिंग ज्यादा रहती थी। अगर आप एक फ्लैट ऑफर करें 20 से 25 लाख की रेंज टिकट प्राइस में, और वो सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करें, क्लब फैसिलिटीज और जो एक फैमिली की जो लाइफस्टाइल और एस्पिरेशनल लिविंग जो है वो अगर आप प्रोवाइड करें, तो वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो अनटैप्ड मार्केट है। वहां पे अभी तक मेरे हिसाब से वहां पे ज्यादा ऑफरिंग अभी भुवनेश्वर में है नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा बड़े स्केल में करीब 1500 अपार्टमेंट का हम लोगों ने एक प्लान किया है, जहां पे हम 20 से 25 लाख की रेंज में फ्लैट ऑफर करेंगे, पर आपको वो सारी कम्युनिटी सर्विसेज, क्लब फैसिलिटीज, लैंडस्केप गार्डन्स और जो आपको एक बड़े प्रोजेक्ट्स में रहती है वो सारी हम प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे ला रहे हैं ये प्रोजेक्ट? ये पहाल में आएगा, मतलब हाईवे पे। अच्छा, अभी अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट देखा जाए, इंडिया में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, जो है हाउसिंग फॉर ऑल, जो गवर्नमेंट का एक चल रहा है प्रोग्राम। उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 6 लाख करोड़ का मार्केट है और 2022 तक सबको घर देना है। लेकिन अगर भुवनेश्वर की बात देखा जाए और उड़ीसा की बात देखा जाए कि जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान है हाउसिंग फॉर ऑल में लिखा गया है कि 20% लैंड शुड बी एलोकेटेड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। ये तो 2010 में प्लान बन चुका है, इतना लैंड नहीं है। आपको नहीं लगता ये एक जो ड्रीम है हम लोग का हाउसिंग फॉर ऑल, इसको मीट करने में बहुत बड़ा चैलेंज है लैंड? हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना PMYA जो स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं कि आप अफोर्डेबल सेगमेंट में, जो रेंज में मैं आपको बता रहा हूँ, कि वहां पे लोग ज्यादा कंस्ट्रक्शन करें, डेवलपर्स ज्यादा बनाए, ताकि जो उनका ये विजन है बाय 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल आए। तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वो लैंड के रूप में हो, आपके टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके क्लियरेंसेस में स्पीड अप करके दें, तो ये गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंड के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। लैंड अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में ऑफर करती है, या फिर अगर प्राइवेटाइज लैंड भी है तो उसमें हायर FAR अगर देती है, TDR नहीं चार्ज करती है, उसमें आपके सैंक्शन फीस नहीं चार्ज करती है, और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जो दे रहे हैं वो भी गवर्नमेंट वो दे रही है, तो आई डोंट थिंक इसमें बड़ा चैलेंज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें सारे डेवलपर्स अब धीरे धीरे आएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है, लेकिन जो क्लैरिटी रहना चाहिए क्रेडिट लिंक को लेके, जो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए बैंकर्स के बीच कुछ क्लैरिटी नहीं है। करेक्ट। आपको नहीं लग रहा है कि ये सब चीज को कुछ देखना चाहिए, और आपका इसके ऊपर क्या टेक है? गवर्नमेंट को तो हमारी रियल एस्टेट बॉडी हमेशा से ये सजेशन देती है कि अगर अपने अफोर्डेबल सेगमेंट को आपको अगर आगे बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आम आदमी को घर बने मिले, तो बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ला भी रही है, और भी लाना चाहिए उनको, सो दैट हम प्राइवेट डेवलपर्स इस सेगमेंट में ज्यादा काम करें। इंटरेस्ट का जैसे आपने बताया, तो उसमें सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट है। एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के अंदर में अगर कोई इस रेंज के फ्लैट्स लेते हैं तो उनको करीब 1-1.5% का सब्सिडीज भी है। गवर्नमेंट भी आपके एक प्राइस रेंज के अंदर में अगर आप डेवलपर्स के लिए कुछ नहीं, तो अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर कंज्यूमर के लिए अगर इंटरेस्ट सब्सिडी है, तो ऑटोमेटिकली उनको लेना सुविधा बनता है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो आप डेवलपर्स को दो, चाहे आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को दो, बात एक ही है, डिमांड क्रिएट होनी चाहिए और सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए। और जो एक चीज दिया जा रहा है अफोर्डेबल सेगमेंट लैंड पे ये है कि अभी कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी सैंक्शन में, जैसे आपने बताया 20%, 10 to 20% की रेंज में आपको EWS और LIG यूनिट बनाने पड़ेंगे हर प्रोजेक्ट में। ये एक नया जो रेगुलेशन में आया है, इसके कारण में थोड़ा सा EWS और LIG सेक्शन में सप्लाई क्रिएट होगी। जो TDR और FAR में जो दे रहे हैं 3.5% एक्स्ट्रा, अगर आप LIG और EWS, अगर आप कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं और कोई डेवलपर्स के लिए ये ऑफर, आप समझ रहे हैं इसको प्रोजेक्ट को वाइबल करेगा? हाँ, अगर आपको ज्यादा FAR मिलता है, बेस FAR अभी 2 है, उसके ऊपर में TDR एप्लीकेबल है, बट अगर आपको गवर्नमेंट फॉर अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर आपको हायर TDR देती है, जो अभी नहीं दे रही है फिलहाल, पर अगर आपको ज्यादा FAR देती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंड प्राइस पर, आप जनरली क्या होता है, हमारे के लिए लैंड प्राइस है, तो लैंड प्राइस अगर हमको ज्यादा एरिया कंस्ट्रक्टेड करने को मिलेगा तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। राइट। सो FAR कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर FAR कॉस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वायबल हो जाएगा। ओके, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट को छोड़ के अफोर्डेबल सेगमेंट, और क्या प्रोजेक्ट आपका आने वाला है? और एक लग्जरी सेगमेंट में है, पर वो मैं आने वाले वक्त पे ही बताऊंगा। ओके, तो सर आपका ड्रीम क्या है, एम्बिशन क्या है? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ड्रीम एम्बिशन तो आई मीन
मैं तो ये कहूंगा कि हमारा एस्पिरेशन है हमारी कि भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हम वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द क्वालिटी कॉन्शियस, वन ऑफ द कमिटमेंट कॉन्शियस डेवलपर बने और माने जाएं। तो क्योंकि इट्स ए लोकलाइज बिजनेस, हमारा ये एस्पिरेशन नहीं कि मैं कलकत्ता जाके काम करूं या कोई और जगह जाऊं। हमारा एस्पिरेशन उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में हम पुरी में भी कर रहे हैं, जाजपुर, अभी बैरमपुर में भी करने का प्लान कर रहे हैं। तो उड़ीसा में जो भी हम करें, अच्छा काम करें, अच्छा नाम यहाँ पे करें, लोग कहें कि भाई उत्कल बिल्डर्स एक क्वालिटी कॉन्शियस, कमिटमेंट का पक्का और ट्रस्टेड डेवलपर हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आपने इतना टाइम। थैंक यू सो मच।